दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो कि बीएससी, आईआईटी जैम और नेट जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो देखिए जरा ध्यान से, स्टार्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहली बात कि हम क्यों पढ़ें। तो देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि आपने भी इस तरह का लैब में कुछ काम किया होगा। जब लैब में आप काम करते हैं तो इस तरह के कुछ कलर दिखाई देते हैं। वो कुछ क्रियात्मक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाला क्रियात्मक समूह हो सकता है। या कार्बोनेट का टेस्ट आपने 12th स्टैंडर्ड में भी किया होगा कि सनसनाहट बुदबुदाहट के साथ रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है तो वो कार्बोनेट होता है। लेकिन कभी कभी गंध नहीं निकलती है, कभी दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत सारी कलर नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो केमिकल उतने अच्छी तरह से रिएक्टिव नहीं हो पाते हैं और इतनी अच्छी पहचान हम क्रियात्मक समूह की नहीं कर पाते। लेकिन 12th लेवल पे वो बहुत पहचान बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और रिसर्च की तरफ मूव करते हैं, तब हम वहाँ पर कुछ क्रियात्मक समूह को पहचान करने के लिए एक तरीका जनरेट करते हैं और उसी तरीके का नाम है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्रियात्मक समूह की पहचान करने का एक बेस्ट तरीका है। कैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रियात्मक समूह की पहचान करती है, तो देखते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे पहचान करती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये समझें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब भी बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंटरेक्शन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स अन्योन्य क्रियाओं की। किसकी बात करते हैं? अन्योन्य क्रियाओं की। किस किस के बीच अन्योन्य क्रियाओं की बात करते हैं? हम बात करते हैं मैटर, मतलब कोई भी पदार्थ, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंटरेक्शन किस किस के बारे में बात करते हैं दोस्तों? हम ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बारे में बात करते हैं। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो ये कई पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और सबसे कम एनर्जी की रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, यूवी, यूवी विजुअल, गामा रे, एक्स रे, कॉस्मिक रे, इस तरीके से डिवाइडेड होती है। और पूरे डिटेल में हमने इससे लास्ट वीडियो में जहाँ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात कर रहे थे, वहां हमने ये समझाया था कि ईएमआर क्या है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रिएक्शन मैटर के साथ करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, तो इस पार्ट को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। फिर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं और कैसे ये क्रियात्मक समूह की पहचान कराती है? तो हम कहते हैं कि जब भी आईआर रेडिएशन मैटर के साथ में इंटरेक्ट करता है, यानी कि या तो वो एब्जॉर्ब होता है आईआर रेडिएशन वहां पे, या फिर एमिट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में, तो उस एब्जॉर्प्शन और एमिशन से क्या होता है कि कुछ फिंगरप्रिंट्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? कुछ फिंगरप्रिंट्स, या हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम को यहाँ हमने क्या नाम दिया है? फिंगरप्रिंट नाम दिया है। तो उसी फिंगरप्रिंट की स्टडी करके हम क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। देखिए दोस्तों, कि जब भी किस तरीके से फिंगरप्रिंट आते किस आधार पे है, तो हम देखते हैं कि जब ये एब्जॉर्ब करता है मॉलिक्यूल, कौन सी रेडिएशन को? आईआर को, तो इसके अंदर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होने लग जाते हैं। क्या होने लगते हैं? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस का मतलब है बॉन्ड खींचने लगते हैं, ट्विस्ट होने लगते हैं। तो हम वाइब्रेशन के टाइप पढ़ेंगे कि वाइब्रेशन के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जब वाइब्रेशन होते हैं तो उन वाइब्रेशंस के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, उस एनर्जी के हिसाब से वहां पर हमें क्या प्राप्त होते हैं? फिंगरप्रिंट। एक बार दोस्तों फिर से समझते हैं कि क्या है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है इंटरेक्शन होना। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होना है? इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किस किस का? मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यदि आईआर के साथ में इंटरेक्शन हो जाए किसी भी मैटर का, तो उस रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रहे हैं। और उस इंटरेक्शन से होता क्या है? तो हमने बताया कि उस इंटरेक्शन से कुछ फिंगरप्रिंट प्राप्त होते हैं। तो फिंगरप्रिंट प्राप्त होने का क्या कारण था? तो हमने कहा कि जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट होती है तो मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होने लगते हैं, वो बॉन्ड स्ट्रेच होने लगते हैं या कंप्रेस होने लगते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस एनर्जी के जो करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है वो प्राप्त होता है। एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या प्राप्त होता है? ग्राफ प्राप्त होता है। उसी ग्राफ को हम फिंगरप्रिंट नाम देते हैं। किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है? देखिए जरा, इस तरह का ग्राफ ये प्राप्त होता है। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे, ये अलग अलग आवृत्ति पे ग्राफ आपको दिख रहा होगा कि इस तरह का ये ब्रॉड है, ये शार्प पीक कुछ दिखाई दे रही है आपको इसमें। तो इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का ये स्पेक्ट्रम यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ये किसकी वजह से आ रहा है? तो हम समझा रहे थे
कि जब भी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी होती है, उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग क्या प्राप्त होते हैं? फिंगरप्रिंट। क्या ये समझ में आया? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रियात्मक समूह की पहचान करने का तरीका है। अभी हम समझेंगे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये फिंगरप्रिंट देखने का क्या तरीका है। तो देखते हैं कि स्पेक्ट्रम इस तरह का है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो वाइब्रेशंस के टाइप क्या हैं। वाइब्रेशंस के टाइप हमें देखने हैं। तो वाइब्रेशन जब भी होते हैं तो कई तरह के होते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकता है, रॉकिंग हो सकता है और सीजरिंग हो सकती है। यानी कि कितने तरह के वाइब्रेशन है? 3 तरह के वाइब्रेशन है, स्ट्रेचिंग, रॉकिंग एंड सीजरिंग। तो देखिए जरा क्या मतलब है स्ट्रेचिंग का, रॉकिंग का एंड सीजरिंग का। तो देखिए जरा इन तीनों के मतलब समझते हैं। तो देखिए जरा इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, तो ये है स्ट्रेच। जब ये बॉन्ड खिंच रहा है ऐसे, एक ऐसे खिंच रहा है, एक ऐसे खिंच रहा है, तो इस तरह की स्ट्रेचिंग जहां एक बॉन्ड खिंच रहा है, एक बॉन्ड दब रहा है, तो इस तरह की स्ट्रेचिंग को एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं। और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब है जब ये दोनों एक साथ खिंच के जाएं और दोनों एक साथ कंप्रेस हो, तो इस तरह की स्ट्रेचिंग को सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का नाम दिया। तो हमने कहा स्ट्रेचिंग मोड क्या मतलब होता है इसका? स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि बॉन्ड या तो खिंच रहे हैं ऐसे या ऐसे दब रहे हैं, एक साथ, दोनों एक साथ हो रहे हैं। बॉन्ड का खिंचना और दबना अगर एक साथ हो रहा है तो इस तरह के वाइब्रेशन को सिमेट्रिक वाइब्रेशन का नाम दिया। और एक पहले खिंच रहा है, एक ऐसे कंप्रेस हो रहा है, एक कंप्रेस हो रहा है, एक खिंच रहा है, कुछ इस तरह का। एक बॉन्ड बड़ा हो रहा है, एक बॉन्ड छोटा हो रहा है। तो इस तरह के स्ट्रेचिंग को असिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का नाम देते हैं। दूसरा हमने कहा था कि और क्या हो सकता है वाइब्रेशन का टाइप, तो हमने कहा सीजरिंग। सीजरिंग या बेंडिंग इसको कहते हैं। तो क्या मतलब है इसका? कि ये जो एच है वो इस तरीके से मूव करने लग जाएंगे, ये इधर करने लग जाए मूव, ये इधर मूव करने लग जाए, ये ऐसे 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 होने लगे, तो इस तरह के वाइब्रेशंस का नाम सीजरिंग मोड होता है। अगर यहीं पर यही स्ट्रेचिंग, यही सीजरिंग इस तरीके से होने लग जाए कि ये भी एच इसी डायरेक्शन में और ये भी एच इसी डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करने लग जाए, एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ ऐसे मूव करने लग जाएं, तो इस तरह की बेंडिंग को रॉकिंग क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं इसको? रॉकिंग। तो हमने समझाया तीनों तरह के वाइब्रेशन। जब ये अलग अलग तरह के वाइब्रेशन, तो इनके लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती होगी, और अलग अलग एनर्जी की जरूरत है तो अलग अलग इनकी पीक प्राप्त होगी। यानी कि सीजरिंग या बेंडिंग की जो ग्राफ है, जो बेंडिंग का जो स्पेक्ट्रम है वो अलग प्राप्त होता है, और जो स्ट्रेचिंग है उसका बैंड अलग प्राप्त होता है। और जो भी हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे वो आईआर स्ट्रेचिंग के बारे में बात करेंगे, आईआर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम पढ़ना है किस तरह से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेंडिंग वाले वाइब्रेशन दिख रहे हैं। देखो ये जो ग्राफ है, ये जो फिंगरप्रिंट है, ये बेंडिंग वाले हैं, और ये वाले जो कौन से हैं? स्ट्रेचिंग वाले। देखिए जरा, ये दिख रहा है आपको क्लियरली, ये कैसा है? स्ट्रेचिंग है। और ये कैसा मोड है? यहाँ पे बेंडिंग है। और ये वाला भी स्ट्रेचिंग मोड है। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रेचिंग वाला है, और स्ट्रेचिंग वाले की पीक ज्यादा है, आप देख रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग वालों की पीक क्या है? ज्यादा है, और इनकी पीक क्या है? कम। तो इसीलिए हम बेंडिंग पीक्स के बारे में अध्ययन नहीं करते। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? स्ट्रेचिंग पीक्स के बारे में। तो स्ट्रेच मतलब खींचना और दबना, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या सभी फंक्शनल ग्रुप इससे पता कर सकते हैं, या सभी फंक्शनल ग्रुप की पहचान इससे होती है? क्या ये जो डाटा है, ये इस तरह का डाटा सभी फंक्शनल ग्रुप का प्राप्त होता है? तो हम बात करते हैं आई आर एक्टिव और आई आर इनएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की। मतलब कौन से फंक्शनल ग्रुप आई आर के साथ एक्टिव होते हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप आई आर के साथ एक्टिव नहीं होते। तो हम बात कर रहे हैं आई आर एक्टिव और इनएक्टिव फंक्शनल ग्रुप की। तो आई आर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? तो आई आर एक्टिव फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जो ग्रुप पोलर है, कौन से? पोलर फंक्शनल ग्रुप जितने भी हैं, जैसे सी और एन, इस तरह का स्ट्रेचिंग इसमें दिखाई देगी। लेकिन कहीं सी और सी का स्ट्रेचिंग नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये नॉन पोलर है। इसी तरीके से सी और ओ की दिखाई देगी, सी एन का दिखाई देगा, सी डबल बॉन्ड ओ का दिखाई देगा, एन एच का दिखाई देगा, ओ एच का स्ट्रेचिंग दिखाई देगी इसमें। लेकिन सी डबल बॉन्ड सी की नहीं दिखाई देगी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी नहीं दिखाई देगी। यानी कि हमें जो भी देखना है वो किस किस तरह के फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे इसमें? पोलर फंक्शनल ग्रुप। नॉन पोलर
फंक्शनल ग्रुप IR इनएक्टिव होते हैं, IR इनएक्टिव होते हैं। नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप IR इनएक्टिव होते हैं और पोलर फंक्शनल ग्रुप IR एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा IR एक्टिव क्रियात्मक समूह है, तो आप बता सकते हैं जो भी पोलर होगा वो IR एक्टिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे कि जो एक स्पेक्ट्रम होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम करके होता है, ब्रॉड बैंड। तो ब्रॉड बैंड केवल आपको OH का दिखाई देगा। किसका दिखाई देगा? OH का ब्रॉड बैंड दिखाई देगा। देखो कैसा, इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब लगभग 3000 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी पर आपको दो पीक दिखाई दे रही हैं। एक तो ये पतली पीक है और एक बहुत चौड़ी पीक है। तो ये जो चौड़ी है वो OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है। किसकी है? OH की। और ये पतली वाली किसकी है? ये CH की है। जो यार ध्यान से, इसी तरीके से इसमें ये देखो OH का है और ये किस तरह के हैं? CH टाइप के। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, कैसा? ब्रॉड। तो ब्रॉड जो भी है वो किसका होता है? केवल OH का होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम केवल किसका होता है? OH का। जरा देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्वालिटी होती है IR स्पेक्ट्रम के बारे में। तो देखिए जरा, किसी भी यौगिक में विशेष क्रियात्मक समूह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बता सकते हैं। किस किस के बारे में विशेष क्रियात्मक समूह की उपस्थिति है या नहीं है, यानी कि वहाँ एल्डिहाइड है या नहीं है, इसके बारे में हम आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर कोई भी अणु एक फिंगरप्रिंट देता है, यदि दो अणुओं का फिंगरप्रिंट, जब भी कोई भी अणु होता है तो वो एक फिंगरप्रिंट देता है, और यदि दो अणुओं का फिंगरप्रिंट सेम आ जाए, यदि दो अणु है दोनों का फिंगरप्रिंट सेम आ रहा हो, ये जो ग्राफ अभी हम दिखा रहे थे, ये दोनों दो मॉलिक्यूल के लिए सेम आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसका मतलब है कि ये दोनों जो अणु हैं वो कैसे हैं? सेम हैं। तीसरा हम कह रहे हैं कि यदि किसी अणु की आणविक ये जो है, यह किसी अणु की आणविक सूत्र को स्पष्ट नहीं करता। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है पूरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बारे में बात नहीं करती, ये केवल किसके बारे में बात करती है? क्रियात्मक समूह के बारे में बात करती है। एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। हमने कहा ये केवल विशेष क्रियात्मक समूह की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बारे में बताती है। ये एक अणु का एक ही स्पेक्ट्रम देती है, और अगर एक अणु एक से सेम दो अणु सेम टाइप के स्पेक्ट्रम दे रहे हैं तो दोनों वो अणु कैसे माने जाएंगे? सेम माने जाएंगे। और अगर कोई भी अणु का ये सूत्र स्पष्ट नहीं करता, केवल और केवल क्रियात्मक समूह की पहचान करता है, लेकिन और दूसरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनकी सहायता से ये किसी भी अणु की पूर्ण संरचना बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एक अननोन मॉलिक्यूल के फॉर्मूले बताने के लिए इन स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए जरा कैसे करते हैं। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है? तो ये रीजन इतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, ये 600 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है। और इस रीजन की क्या खास बात है कि इस रीजन में बहुत व्यस्तता आपको दिखाई देगी। ये बहुत घने घने इस टाइप का बहुत ज्यादा कंजस्टेड मिलेगा, बहुत सारी पीक्स दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ समय पहले लोग इसको अवॉइड करते थे देखने से, लेकिन ये महत्वपूर्ण एक रीजन है जहाँ पर ये किसके बीच में पाया जाता है? 600 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में पाया जाता है, और इसमें बहुत सारी घनी पीक्स दिखाई देती हैं। इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं? फिंगरप्रिंट रीजन। पेपर में जब भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, तो ये पूछा जाता है कि फिंगरप्रिंट रीजन की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक रहती है, इनमें जो फ्रिक्वेंसी है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है? तो 600 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स तक। देखिए जरा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो IR बैंड्स हैं फॉर ऑल फंक्शनल ग्रुप, किस तरीके से हम पहचानेंगे, किस तरीके से हमें पहचानना है। तो मैं आपको तीन संख्याएं याद रखने के लिए सलाह दूंगा। एक तो 3000, 1000, एक 1100 और एक 1200, और एक 1710 से 1720। इट इज द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो फ्रिक्वेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा क्या कहा आपसे कि 3000, 1100 से 1200 और 1720, और यहाँ इधर से आ जाता है 3200 से 3600 तक, और इधर आता है 2800 2700 तक। तो इस तरीके से आपको ये जो जितनी भी डाटा मैंने याद रखने के लिए कहा है, वो कौन कौन सा डाटा आपको याद रखना है एक बार फिर से देखें। मैंने कहा कि डाटा आपको याद रखना है, कौन कौन सा याद रखना है। देखिए सर, एक तो 3000, 1100, 1200,
1710 और 1720 याद रहेगा। 3000, 1100, 1200, 1710 से 1720। और इधर आपको याद रखना है 3200 से 3600, और इधर आपको याद रखना है 2700 से 2800। अब कैसे पहचानेंगे? 3000 की जब भी बात करते हैं तो 3000 पे दो पीक प्राप्त होती हैं, एक तो CH की और एक OH की। आप कहेंगे कि अगर ये CH और OH की पीक, अगर ये CH और OH दोनों की पीक है तो कैसे पता चलेगा कि CH है कि OH है? तो इसकी पहचान के लिए हमने जस्ट पहले आपको ये बताया है कि जो OH है वो ब्रॉड पीक देगा और ये जो CH है वो शार्प पीक देगा। पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे? OH कैसी पीक देगा? शार्प। सॉरी, OH कौन सी पीक देगा? ब्रॉड। और CH कैसी पीक देगा? शार्प। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने कि OH की ब्रॉड पीक होती है, तो इन दोनों को पहचान लेंगे। अब देखो जरा, 1100 1200 किसकी होती है? ये CO बॉन्ड की और CN बॉन्ड की। अगर 1100 1200 फ्रीक्वेंसी पे कोई भी पीक प्राप्त हो रही है तो वो आप किसकी मानेंगे? CO की, CN की। जैसे इस पे बढ़ेंगे, C डबल बॉन्ड O की पीक है, इट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पीक। कार्बोनिल समूह की पीक कितने पे प्राप्त होती है? 1710 से 1720 पे। इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यों क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ज्यादातर क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह होते हैं। कार्बोक्सिलिक एमाइड एस्टर से जितने भी ज्यादातर क्रियात्मक समूह हैं वो कैसे हैं? C डबल बॉन्ड O इसमें आता है, एसिड क्लोराइड। और अब इसके बाद इधर चलते हैं, तो ये जो CH है वो सिंगल बॉन्डेड CH है। अगर डबल बॉन्ड से C जुड़ा हो और इस पर H जुड़ा हो तो इसकी पीक थोड़ी सी 3080 के करीब पे आती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसको याद रखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी। और ट्रिपल बॉन्ड पे थोड़ा सा और 3100 3200 तक माने तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C पे जो H होता है उसकी होती है। और 3200 से लेके 3600 तक जो पीक आती है वो NH बॉन्ड की आती है। देखो हमने NH बताया, OH बताया। OH की पीक कितने पे आती है? 3000 पे। 3200 से 3600 की पीक कितने पे? NH पे। और 2700 2800 की जो पीक आती है वो C डबल बॉन्ड O से जुड़े हुए CH बॉन्ड की जो पीक आती है वो 2700 2800 होती है। जैसे अगर आपके सामने C डबल बॉन्ड O कीटोन वाला क्रियात्मक समूह है और C डबल बॉन्ड O और एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह है, तो जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि C डबल बॉन्ड O तो दोनों में है, तो इसका मतलब ये वाली पीक तो दोनों में प्राप्त होगी। 1710 और 1720 पे दोनों पीक प्राप्त होगी नहीं होंगी? तो 1710 से 1700 पीक पर 20 पर ये दोनों ही पीक प्राप्त होगी, इससे इन दोनों में अंतर नहीं किया सकता। फिर अंतर हम किससे करेंगे? CH बॉन्ड से। अगर कहीं पे वहां 1700 2700 से 2800 के बीच में कोई CH पीक आ रही है, किसके बीच में? 2700 2800 पे कोई एक पीक आ रही है, तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है। अगर वो 2700 2800 पे ना आके CH की पीक 3000 पे आई तो इसका मतलब वो क्या है? कीटोन है। क्या समझ में आया? हमने कहा कीटोन और एल्डिहाइड में क्या फर्क है, तो आप देखेंगे 1710 से 1720 पर अगर कार्बोनिल समूह की पीक आ रही है तो ये दोनों है कि नहीं? अगर आप देखें कि 1710 से 1720 पे दोनों हैं तो अंतर कैसे करेंगे? तो हमने कहा CH बॉन्ड से। जो एल्डिहाइड समूह का जो CH बॉन्ड होता है उसकी पीक 2700 से 2800 पे आती है और 3000 पे नॉर्मल CH की आती है। तो कीटोन में इस तरह की पीक प्राप्त होगी CH की और एल्डिहाइड में इस तरह की प्राप्त होगी। इस तरह से पूरे फंक्शनल ग्रुप को पहचान कर सकते हैं इन 4-5 डाटाओं से। केवल 4-5 डाटा है ये। 3000, 1100 1200, 1710 1720, 3200 3600, 2700 2800, ये 4 डाटा है, 4-5। तो इन डाटाओं से आप पूरे क्रियात्मक समूह की पहचान कर सकते हैं। देखो वन बाई वन करते हैं। देखिए ये कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रखा है। देखिए जरा 1700 की 1600 और 1800 के बीच में 1711 पे ये कुछ पीक दिखाई दे रही है, आप देख रही है। इसका मतलब इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। इस कंपाउंड में कैसा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब इधर आप देखेंगे कि CH फ्रिक्वेंसी भी दिख रही है, लेकिन वो कितने पे दिख रही है? 3000 पे, यानी कि एल्डिहाइड नहीं। यहाँ 3200 सॉरी 2800 के करीब कोई पीक नहीं, यहाँ 2800 पे कोई पीक प्राप्त तो नहीं हो रही है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है। और एक ब्रॉड पीक प्राप्त हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे OH। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह हो सकता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरीके का देखो, ये किसके लिए है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। हो गया कि नहीं हो गया? तो पहचान में आ रही कि नहीं आ रही? हमने देखा कि
1710 के आसपास किस पे पीक आ रही है, इसका मतलब सी डबल बॉन्ड O की पीक है। तो 1710 और 1720 पे जो पीक होती है वो हमने किसकी बताई, एल्डिहाइड और सॉरी सी डबल बॉन्ड O की। तो इससे हमें पता चल गया सी डबल बॉन्ड O है। एक ब्रॉड पीक प्राप्त हो रही है, इसका मतलब क्या है, OH है, ये अभी हमने बताया। अब देखिए जरा इसमें, अब आप देखिए कि इसमें 1700 के करीब पे कोई पीक नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब इस वाले में कोई भी सी डबल बॉन्ड O ग्रुप नहीं है। अब देखो जरा CH पीक वही 3000 पे प्राप्त हो रही है, बिल्कुल ठीक है, और एक OH पीक और प्राप्त हो रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल है। क्या है वो, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। देखो आप पढ़ पा रहे हैं ग्राफ को आसानी से। मैंने आपको बताया कि ये डाटा आप याद रखिए, केवल 5 डाटा याद रखने हैं आपको। ये 3000, 1100, 1200, 1710, 1720, 3200 से 3600 और 2700 से 2800। ये CH की पीक है 3000 की, 3236 पे NH की पीक है, और ये 2728 पे ये भी पीक CH की है, लेकिन वो सी डबल बॉन्ड O वाले की एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड में 2700 2800 पे मस्ट पीक प्राप्त होनी है, और कीटोन में ये पीक प्राप्त नहीं होगी। यही फर्क है एल्डिहाइड और कीटोन में। इसी तरीके से हमने ये दोनों चार्ट आपको पढ़ के बताए हैं। जरा नेक्स्ट को देखिए। अब इस ग्राफ में देखेंगे तो क्या देखिए 1700 वगैरह पे कोई पीक है, तो देखो जरा ये CH की पीक है, ये 2863 पे दिखाई दे रही है एक पीक। और ये डबल बॉन्डेड जो CH है उसकी देखो 3083 पे, मैंने कहा ना 3080 के आसपास रहती है। तो ये जो बता रहा है कि इसमें एल्कीन हो सकता है। क्या हो सकता है, ये एल्कीन। क्या है ये, एल्कीन। और ये देखो इसकी बहुत फ्रिक्वेंसी कम है, ये ब्रेंडिंग सीजरिंग सीजरिंग बैंडरिंग की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, बहुत इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, बहुत छोटे छोटे ग्राफ प्राप्त हो रहे हैं, इसीलिए इनको नहीं देखते बैंडिंग्स को, बैंडिंग सीजरिंग को नहीं देखते हैं इसके अंदर। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, इस ग्राफ को देखें तो इसमें बताएं, देखो 3200 से आगे की पीक है, तो किसका मतलब है, ये क्या है, NH है। 3200 से आगे की पीक है, इसका मतलब क्या है, ये NH है। अब और देखिए जरा, देखिए तो यहाँ पर एक ब्रॉड पीक मतलब OH ग्रुप 1760 पे कोई पीक प्राप्त हो रही है, इसका मतलब CO की पीक, कार्बोनिल समूह की पीक है। इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो ये किसका है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का है। तो क्लियर है, आसानी से पहचान पा रहे हैं आप इसको। तो इस तरीके से हमने बात की है कि किस तरीके से पहचानते हैं। तो हमने कुछ डाटा आपको याद रखने के लिए कहा, 3000, 1100, 1200 और 1710 से 1720 बहुत इंपोर्टेंट है। ये किसकी पीक है, CO की। ये C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड N की है। ये CH की है, ये NH की। ये पीक हमने याद रखने के लिए कहा, और हमने कहा अगर 3200 से ऊपर जा रही है पीक, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई NH बॉन्ड, और सॉरी ये OH के लिए था। और अगर 3200 से कम आ रही है, 2800 2900 पे अगर ये पीक आ रही है, 2800 2700 पे ये पीक आ रही है, तो ये जो C डबल बॉन्ड O से H जुड़ा होता है, इस वाले CH की है, और इन दोनों के बीच में आ रही है, तो ये C डबल बॉन्ड CH वाली है, और C ट्रिपल बॉन्ड CH वाली है। तो इस तरीके से हम भी पहचान पा रहे हैं कि कौन सा क्रियात्मक समूह होगा, और आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल से दिखाया है। थैंक यू।